नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। तीसरे दौर के चुनाव से पहले महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। नीतीश और मांझी सरकार में मंत्री रहे और अति पिछड़ी जाति से आने वाले भीम सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया है। इस बीच दशहरे की छुट्टी के बाद तीसरे और चौथे दौर का प्रचार फिर तेज हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 8 रैलियां की तो एनडीए की ओर से अमित शाह और सुषमा स्वराज ने भी कई सभाएं की और सुशील मोदी ने भी आज बक्सर में एक रोड शो किया है। लोकतंत्र के आज के सफर में दिखाएंगे कुछ और स्थानीय मुद्दे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। दलित विवाद पर वीके सिंह की माफी के बावजूद सियासत जारी। एनडीए नेता नाराज तो महागठबंधन ने की बर्खास्तगी की मांग। तीसरे और चौथे दौर के लिए चरम पर प्रचार। अमित शाह ने विकास के लिए मांगे वोट तो नीतीश का केंद्र के 1.5 साल के कामकाज पर सवाल। तीसरे चरण से ठीक पहले महागठबंधन को झटका। जेडीयू सरकार में मंत्री रहे भीम सिंह ने थामा बीजेपी का दामन। और गोपालगंज में बिजली संकट से किसान परेशान। सरकारी बेरुखी से चीनी मिलों से बिजली उत्पादन ठप, बना बड़ा चुनावी मुद्दा। बिहार चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दे भी हावी होते जा रहे हैं। पहले आरक्षण, उसके बाद बीफ, फिर महंगी दाल का मुद्दा चुनावी फिजा में खूब गूंजा। और अब केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर बिहार की राजनीति गरमाई हुई है कि किसी समुदाय विशेष की इज्जत के अंदर कमी आई है या उनको ठेस पहुंची है, तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने भले ही माफी मांग ली हो, लेकिन उनके बयान पर उठा विवाद थम नहीं रहा है। चुनाव के बीच हाथ लगे इस मौके को विपक्ष खूब भुना रहा है। महागठबंधन वीके सिंह के इस्तीफे की मांग कर रहा है। लगातार दलितों की, कमजोर वर्गों की मतलब अत्याचार हो रहा है वहाँ पर बीजेपी शासित राज्य में। वीके सिंह को यही चरित्र है पूरे भाजपा का और आरएसएस का। वीके सिंह अपनी जातीय मानसिकता से ग्रस्त होकर के दलित विरोधी वक्तव्य दे रहे हैं। इससे पहले भी कई अवसरों पर उन्होंने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिए हैं। ये गैर जिम्मेदार जवाब है केंद्रीय मंत्री की तरफ। यही तो हमारा रोना है कि जब से भाजपा की सरकार आई, इनके यूनियन मिनिस्टर्स, इनके एमपीज इतने इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने नेताओं को बोली पर संयम बरतने की हिदायत दी है, तो वहीं पार्टी के दूसरे नेता महागठबंधन पर छोटे छोटे मुद्दों को बेवजह तूल देने का आरोप लगा रहे हैं। They don't have any issue. They are raising small and petty issues, and we are very clear. Bihar is going to give a decisive mandate on the plank of development and the leadership of Prime Minister Modi. Certainly, but after advice of Jitin Majhi and Ramvilas Paswan ji, and by party senior leader, VK Singh has already put his apology. बीजेपी के लिए दोहरी मुसीबत ये है कि बिहार में एनडीए के घटक दल भी वीके सिंह के बयान से नाराज हैं। आरएलएसपी जहां बयान पर आपत्ति दर्ज करा रही है, तो वहीं जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने वीके सिंह को बर्खास्त करने की मांग कर दी है। मैं प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए, मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, जो दलितों के बारे में इस तरह की नीची सोच रखते हैं। मुझको लगता है कि अभी मुनासिब नहीं है, इस तरह का बयान नहीं होना चाहिए, यह ठीक नहीं। राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को दूसरे दल भी हवा दे रहे हैं, लिहाजा आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में इस मुद्दे के और गरमाने के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच विजयदशमी के विराम के बाद एक बार फिर से बिहार में चुनाव प्रचार ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को तीसरे और चौथे दौर के लिए 8 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने विकास के नाम पर जनता से वोट मांगे, तो वहीं केंद्र सरकार की जमकर आलोचना की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चुनावी प्रचार ने एक बार फिर से
रफ्तार पकड़ ली है। इस कड़ी में शुक्रवार को नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ 8 जनसभाएं की, जिसमें तीसरे और चौथे दौर के मतदान वाले इलाके शुमार हैं। नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह के बयान पर निशाना साधा और उन्हें असंवेदनशील करार दिया। जानते हैं केंद्र सरकार के मंत्री कितने संवेदनहीन हैं, संवेदन शून्य है। एक केंद्रीय मंत्री ने बयान दे दिया कि अगर कोई कुत्ता को ढेला मार देगा तो उसके लिए सरकार जवाबदेह थोड़ी है। नीतीश ने केंद्र सरकार के 17 महीने के कार्यकाल पर सवाल उठाए। उन्होंने गुजरात मॉडल की जमकर आलोचना की। मुख्यमंत्री का आरोप है कि गुजरात में महिलाएं कुपोषण का शिकार हैं। वहां खराब कानून व्यवस्था की वजह से पंचायत चुनाव तक नहीं हो पाए हैं। और गुजरात में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि पंचायत का चुनाव। इसके साथ साथ उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री के वायदों पर वार किया। काम किया नहीं, जो वादा किया 2014 में उसको पूरा नहीं किया। युवाओं को रोजगार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसी को रोजगार नहीं मिल रहा है। विशेष राज्य का दर्जा देंगे, भूल गए। काला धन लाएंगे बाहर से, अब बाहर से काला धन लाएंगे और हर गरीब को मुफ्त में 15 से 20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएंगे। नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाई और जनता से कई चुनावी वायदे भी किए। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 4 लाख रुपए का क्रेडिट देने की बात कही। 4 लाख रुपए का स्टूडेंट कार्ड हम उपलब्ध कराएंगे। वहीं केंद्र सरकार को विकास के मुद्दे पर बहस की चुनौती भी दे डाली। हम तो रोज इनसे कहते हैं विकास पर आइए बात कीजिए। नीतीश कुमार ने सारण के मांझी, मुजफ्फरपुर के मीनापुर और बरूराज, पूर्वी चंपारण के मधुबन और ढाका, जबकि पश्चिमी चंपारण के नौतन और बेतिया में चुनावी सभाएं की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं बीजेपी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। तीसरे और चौथे दौर के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कई रैलियां की। वो वैशाली के हाजीपुर और मुजफ्फरपुर में जनता से मुखातिब हुए। उन्होंने विकास के नाम पर बीजेपी को वोट देने की अपील की, तो विरोधियों पर जाति के नाम पर वोट मांगने का आरोप भी लगाया। हाजीपुर में आपको बताएं कि तीसरे दौर में मतदान होना है, जबकि मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में वोट डाले जाएंगे। वो कहते हैं अपनी जाति का नाम पिछड़ी जाति का चुनाव। मैं भी कहता हूं चुनाव अगड़े पिछड़े का चुनाव है, मगर मैं कहता हूं अगड़े बिहार और पिछड़े बिहार के बीच में आपको चुनाव हो रहा है। आप बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, एनडीए की सरकार बनाइए। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने भी मोतिहारी जिले के कल्याणपुर और गोविंदगंज में चुनावी सभाएं की। दोनों मंत्रियों ने संबोधन में नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की और उन्होंने केंद्र सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई। सुषमा स्वराज ने विदेश नीति की तारीफ की, वहीं कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने दाल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर राज्य सरकार पर कई आरोप लगाए। पता नहीं कौन सा अहंकार जागृत हुआ नीतीश जी के मन में कि उन्होंने ये ठान ली कि मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। आप क्या कर रहे हैं? आप काला बाजारियों से मिले हुए हैं। आपकी मजबूरी है कि आपके सभी मंत्री तो थैली लेते हैं। टेलीविजन पर पूरी दुनिया ने देखा है। और इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने शुक्रवार को बक्सर में रोड शो किया। उन्होंने क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप दुबे के लिए वोट मांगे। रोड शो के दौरान प्रदीप दुबे भी मौजूद थे। बाइक और कारों का काफिला शहर भर में घूमता रहा। हालांकि प्रशासनिक अनुमति की समय सीमा खत्म होने की वजह से सुशील मोदी शहर के सभी इलाकों तक नहीं पहुंच पाए। वैसे बक्सर में तीसरे दौर में मतदान होना है। और इस बीच तीसरे चरण के चुनाव से ठीक पहले जेडीयू को बड़ा झटका लगा है। नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री रहे और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भीम सिंह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। भीम सिंह ने पटना बीजेपी कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडे, अनंत कुमार, सुशील कुमार मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।
भीम सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अहंकारी करार दिया। शुद्ध पिछावादी राजनीति के ही कारण राजनीति में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी में आस्था प्रकट करते हुए अपने चुनाव प्रभारी श्री अनंत कुमार जी, श्री धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे साथी कर्मठ अध्यक्ष भाई श्री मंगल पांडे जी के समक्ष सदस्यता ग्रहण करता हूं। और इस वक्त पटना से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मणिकांत ठाकुर जी मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करते हैं बिहार की राजनीति पर। मणिकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपकी त्वरित प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा। जो भीम सिंह ने जो एनडीए का दामन थामा है, बीजेपी के खेमे से आज वो जुड़ गए हैं, इसे कितना बड़ा डेवलपमेंट मानते हैं आप बिहार की सियासत के लिए? देखिए, चुनाव के समय में ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है और खास तौर पर इसलिए कि अत्यंत पिछड़ी जातियों के मत भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिले, इसके लिए जो जी तोड़ कोशिशें हो रही थी उसमें एक बड़ा कदम माना जाएगा इसे। और भीम सिंह अत्यंत पिछड़े समुदाय से आते हैं और एक चर्चित मंत्री रहे हैं नीतीश सरकार में, तो उनका इस वक्त पे आना, जबकि ये सवाल उठने लगा था कि क्या सारी अत्यंत पिछड़ी जातियों के लोग या मतदाता उनका रुझान भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की ओर होगा, और ये जो सवाल था उसका एक अच्छा जवाब आज भारतीय जनता पार्टी ने तलाश लिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। और जो विवाद उनके साथ जुड़ा, क्या वो कहीं फैक्टर काउंट करेगा? देखिए, विवाद तो इतने लोगों के साथ जुड़ते रहे हैं और इस तरह के विवाद हैं कि अब वो काउंट करेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता। ये इसीलिए मुझे लग रहा है क्या कि उन विवादों को कई लोगों ने भूल जाने के लिए ही ऐसे बयान दिए हैं। अभी भी जो बयानों पर बवाल मच रहे हैं, इतने सारे बयान आ रहे हैं, आज भी बहुत चर्चा थी वीके सिंह साहब के बयान से, तो ये सारा कुछ हो रहा है। लेकिन एक चीज मैं बता देना चाहता हूं कि विज्ञापनों के जरिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अब एक एक करके नीतीश सरकार के जो 10 वर्ष थे उनकी जो विफलताएं थी उसको जो गिनाना शुरू किया है, विज्ञापनों के जरिए जो उन्होंने झोंक दिया है लोगों के मन पर, जो उसका असर डालने की कोशिश की है, वो असर दिखने भी लगा है। इसलिए मुझे लगता है कि पिछले 2 चरणों के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी अगले 3 चरणों में चाहती है कि अगर कोई कमी रह गई तो उसकी भरपाई हो सके। लेकिन सर, जो बयान उभर रहे हैं और जिस तरह से उनको हवा दी जा रही है, मतलब आलम यह है आज कि देश के किसी भी कोने में बीजेपी या एनडीए का कोई भी व्यक्ति बयान दे, या महागठबंधन का ही नेता क्यों ना हो, उसकी आंच सीधे बिहार चुनाव पर आ रही है। तो आपको लगता है कि जो जमीनी मेहनत कर रहे हैं नेता दोनों ही दलों के, उनका पीछा छोड़ेंगे ये बयान? देखिए, पीछा कैसे छोड़ेंगे, इसमें मीडिया की भी भूमिका बहुत अहम है। और मीडिया के जरिए अब लोग इस तरह से जुड़ गए हैं मीडिया के साथ, तो छोटी सी बातें भी बड़ी बनके इस तरह से प्रचारित प्रसारित होती हैं कि उनका असर दिखने लगता है और वो कुछ दिनों तक माहौल में रहता है। इसीलिए कह सकते हैं कि ये तमाम बातें जो देश भर में ऐसी हो रही हैं जिनसे फायदा या नुकसान इस चुनाव में किसी दल विशेष को या गठबंधन को हो सकता है, उसका उपयोग किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। बिहार के गोपालगंज जिले में बिजली की किल्लत को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है। इसकी बड़ी वजह गोपालगंज की चीनी मिलों में गन्ने की खोई से बिजली का उत्पादन नहीं होना है। चीनी मिलों का रवैया और सरकार की बेरुखी इस बार गोपालगंज में बड़ा चुनावी मुद्दा बनता जा रहा है। देखिए यह खास रिपोर्ट। बिहार का गोपालगंज जिला गन्ने की भरपूर पैदावार के चलते गन्नांचल के नाम से जाना जाता है। गन्ने की खोई से बिजली उत्पादन भी होता है, लेकिन विडंबना ये है कि गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों में पेराई तो हो रही है, लेकिन बिजली उत्पादन सिर्फ सिधवालिया चीनी मिल कर रही है। ऐसे में गोपालगंज के लोग इससे बनने वाली बिजली से महरूम हैं। चौथे चरण में होने वाले चुनाव में ये अब बड़ा मुद्दा बन गया है। किसान चीनी मिल को अपना गन्ना देता है और ये जो है बिजली उत्पादन करके और मोतिहारी बेतिया अन्य जगह भेजते हैं, लेकिन गोपालगंज जिला अंधेरा रहता है। इसी मुद्दे पर किसान अपने सवालों का जवाब इन नेताओं से मांगेंगे कि मेरे हक को मारने का अधिकार किसने दे दिया मिल मालिकों को।
लेकिन चीनी मिल प्रबंधन गोपालगंज की तीनों चीनी मिलों के लिए आर्थिक सहायता की बात कह रहा है। सरकार इंसेंटिव पॉलिसी तो ला रखी है, तो मेरा तो ये कहना है कि और चीनी मिलें भी अगर इसमें प्रयास करें तो बिजली पर्याप्त मात्रा में बिहार सरकार को मिल सकती है। उधर बिजली विभाग का कहना है कि अगर चीनी मिलें अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें तो गोपालगंज के साथ बिहार का भी अंधेरा दूर हो सकता है। अगर इसी तरह से और सब चीनी मिल में प्रोडक्शन होने लगे तो बाहर से हम लोगों को बिजली लेने का नौबत नहीं आवेगा। एक आंकड़े के मुताबिक बिहार की 11 चीनी मिलों में से 9 बिजली उत्पादन कर रही हैं, जिससे 50 मेगावाट बिजली उत्पादन होती है। लेकिन किसानों को गन्ने के बकाये के साथ साथ बिजली का भी लंबे समय से इंतजार है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आश्वासन दिया था कि जिस इलाके की चीनी मिल में बिजली बनेगी वहां उसे सस्ते दर पर उसे मुहैया कराया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और चलिए इस वक्त हमारे संवाददाता शिशिर चौबे पूर्णिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शिशिर, आपने जो ग्राउंड रिपोर्ट्स भेजी हैं और हमने दूसरी रिपोर्ट्स में भी पढ़ा है कि बिजली के लिहाज से सूरत हाल बहुत अच्छा नहीं है बिहार का। क्या स्थिति है इस वक्त बिहार में बिजली की, और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या बिजली एक मुद्दा बन रहा है बिहार में या फिर आरोप प्रत्यारोप में मशगूल है नेता? देखिए, जिस तरीके से अगर हम बिजली की बात करें बिहार में, तो बिजली को काम को लेकर बिहार में काफी सुधार भी देखने को मिला। और जो बिजली अगर हम बात करें 2005 से पहले, तो बिहार में बिजली की जो स्थिति थी 2005 से पहले, वो घंटे 2 घंटे की बिजली मिलती थी और उसके अलावा बिजली का नामो निशान नहीं होता था। मैं आपको एक बात यहाँ और बताना चाहूंगा कि जब आंधी या पानी या बरसात का समय आ जाता था तो 7 से 10 दिन शहरों में और करीब महीना, 1.5 महीना, 2 महीना और कई गाँव में तो साल भर हो जाते थे जब ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते थे। उन परिस्थितियों में बदलाव आया है। 10 साल में नीतीश के शासनकाल में जो एनडीए के साथ उनका रहा या फिर उसके बिना रहा, उसमें उन्होंने एक कसम खाई थी, जो वो ये थी कि बिहार में वो बिजली को सुधारेंगे और बिजली अगर नहीं सुधार पाए तो वोट मांगने नहीं जाएंगे। हालांकि जो लोग मिल रहे हैं या बिजली के मुद्दे पे हमारी जो बात हो पाई है उस पर साफ लोगों का यही कहना है कि बिजली में सुधार तो हुई है, लेकिन ये इतना काफी नहीं है कि बिहार में कहा जाए कि बिजली की स्थिति सुधर गई है या फिर बिजली मिलने से उद्योग या फिर नई फैक्ट्रियां या स्कूलों का संचालन अभी और कुछ किया जाना बाकी है, जो अस्पताल है उनकी स्थिति अच्छी कहते हैं वो नहीं हो पाई है। शिशिर, मुझे बताइए, मुद्दा बन रहा है क्या बिहार में? नेताओं की जुबान पर आप बिजली सुन रहे हैं? क्योंकि जनता तो त्राईमाम कर ही रही है, तुम देख ही रहे हैं, लेकिन वादे क्या हैं, नेता क्या कह रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे बिजली एक मुद्दा है, लेकिन नेताओं के भाषण से ये मुद्दा गायब हो जाता है। जब विकास की बात होती है, विकास की बात करते करते जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं तो वो भी 24 घंटे बिजली देने की बात करते हैं, गांव में कनेक्शन देने की बात करते हैं। और नीतीश कुमार ने अपने 7 निश्चय में 24 घंटे बिजली और हर घर को कनेक्शन देने का वादा किया है। ये मुद्दा पोस्टरों पे दिखता है, ये मुद्दा इनके घोषणा पत्र में दिखता है, लेकिन भाषणों में जनता के बीच जाने में ये मुद्दा नगण्य हो जाता है। मुद्दे फिर जात पात की बात कर लें या फिर ऐसे मुद्दे जिससे जनता का कोई लेना देना नहीं है, वो मुद्दे आ जाते हैं। निश्चित तौर पे जो जनता वोट देने वाली है नेताओं को, जो इनको फिर से विधानसभा का रास्ता दिखाने वाली है, उनके नजर में बिजली बहुत बड़ा मुद्दा है। और बिजली में सुधार अगर नहीं होता है या बिजली की परिस्थिति बिहार में नहीं बदलती है, वाकई में बुनियादी जरूरतों में से एक है बिजली, तो ये और हम सब जानते हैं कि निश्चित तौर पे अपना रंग दिखाएंगे। आज जीवन की कल्पना करना ही शायद बेईमानी है, लेकिन शायद नेता इस मुद्दे को भुलाकर जो तमाम अपने जो सियासी नफा नुकसान है उनसे जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, हमसे बातचीत करने के लिए। आगे बढ़ा जाए, भोजपुर जिले की सभी विधानसभा सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और इसे लेकर प्रचार चरम पर है। हर तरफ नारों और वादों की धूम है, लेकिन लोग विकास पर ही जोर दे रहे हैं। भोजपुर जिले के मुख्यालय आरा का इतिहास 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है। महान क्रांतिकारी वीर कुंवर सिंह का ये कार्य क्षेत्र रहा है। गंगा और सोन की उपजाऊ घाटी में होने के कारण ये अनाज का प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र है। आरा रेल मार्ग और सड़क से पटना और वाराणसी से सीधा जुड़ा है। राजधानी पटना से आरा की दूरी तो महज 55 किलोमीटर है, मगर आरा अब भी बिजली, सड़क, पानी, गंदगी, शिक्षा और महिलाओं की सुरक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं से दो चार है। सड़क, बिजली, पानी, सफाई यह मूल मुद्दा होगा। एक मुद्दा ही है, ये है वो है विकास। विकास के अलावा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। इन सब के बीच वीरों की धरती भोजपुर में
चुनावी संग्राम चरम पर पहुंच चुका है। भोजपुर जिले में आरा, शाहपुर, अगियाओं, जगदीशपुर, बढ़हरा, तरारी और संदेश 7 विधानसभा सीटें हैं। इन पर 28 अक्टूबर को मतदान होना है। 7 सीटों पर 19,60,000 से ज्यादा मतदाता 92 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। पिछले चुनाव में 4 पर बीजेपी को जीत मिली थी, 1 सीट जेडीयू और 2 सीटों पर आरजेडी ने कब्जा किया था। इस बार बीजेपी 5 और उसकी गठबंधन सहयोगी आरएलएसपी और एलजेपी 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 5 जबकि कांग्रेस और जेडीयू ने 1-1 सीट पर उम्मीदवार उतारे हैं। हमारा मुद्दा है कि बिजली 24 घंटा में पूरे इस आरा नगर को जल जमाव से मुक्त करें। मुद्दा हमारा होगा विकास, मुद्दा होगा आपस का सौहार्द। महागठबंधन और एनडीए दोनों का एजेंडा गांव घर तक पहुंच गया है। अब देखना ये है कि जनता 28 अक्टूबर को किसके पक्ष में फैसला सुनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। एक दौर में नालंदा दुनिया भर में मशहूर था। धीरे धीरे अपनी चमक खोता गया और धरोहर में ये तब्दील हो गया है। आज ये बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार है, लेकिन नालंदा की विरासत पर नजर रखने वालों को लगता है कि पर्यटन के लिहाज से जितनी जरूरत है उतना काम नहीं हुआ। चुनावी मौसम में ये नालंदा के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजधानी पटना से 74 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नालंदा। ये कभी बिहार की पहचान हुआ करता था। गुप्त काल में नालंदा में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आज खंडहर में तब्दील हो चुके इस विश्वविद्यालय के अवशेष में ही लोग नालंदा का गौरव ढूंढते हैं। पर्यटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले मूलभूत में उनके लिए कम्युनिकेशन जो है, सही लोकेशन देने के लिए टमटम, रिक्शा चालक ये सब थोड़ा अपने आप को सुदृढ़ हो जाए और सही लोकेट करें। थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर दिया जाए और पानी की व्यवस्था कर दें, जिससे कि पर्यटकों की यहाँ बढ़ावा हो जाएगी। नालंदा में पर्यटन की अकूत संभावनाएं हैं। एक से एक प्राचीन धरोहर यहाँ बिखरे पड़े हैं, लेकिन ना तो उचित सुविधाएं बहाल की गई और ना ही ढंग से साफ सफाई का काम हो पाया। पूरे इलाके में पानी की कमी से लोगों को दो चार होना पड़ता है। यहाँ पे मुख्य पानी और बिजली की समस्या है। बिजली की समस्या तो कुछ हद तक निदान हो गई है, लेकिन पानी की समस्या अभी तक बरकरार है। ज़्यादा गंदगी का भरमार होता है, जिसके कारण पर्यटक लोग यहाँ आना पसंद नहीं करते हैं और रोजगार का साधन कम है यहाँ, इसलिए परेशानी होती है लोगों को। लोग पलायन कर रहे हैं यहाँ से। नालंदा जिले में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं। 2010 में बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने सभी सीटों पर जीत दर्ज की। एक पर बीजेपी और 6 सीटों पर जेडीयू ने परचम लहराया, लेकिन बदले समीकरण में इस बार दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। बिहार शरीफ में जेडीयू के विधायक इस बार पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला होने के चलते नालंदा बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण जगह रखता है। लॉ एंड ऑर्डर जब तक सुधार नहीं होगा, जब तक पर्यटक नहीं आएंगे। बीच में सुधार हुआ था जब एनडीए की सरकार थी, लेकिन जैसे ही नीतीश जी ने साथ उनका छोड़ा, लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब हो गया। हमने काम पूरा किया है। बाकी नगर निगम में अगर थोड़ी बहुत कमी है गंदगी का, तो वो अलग बात है, वो हमारा दायित्व नहीं बनता है। नालंदा में तीसरे दौर में मतदान होना है। नीतीश कुमार ने इस इलाके का लंबे समय से प्रतिनिधित्व किया है, लेकिन यहाँ की तकदीर बदलने में पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए। नालंदा जिले में एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहरें हैं, लेकिन जिले का पिछड़ापन यहाँ पर्यटन की असीम संभावनाओं को पनपने नहीं देता। पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और अर्थव्यवस्था भी। कैमरामैन राज ठाकुर के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, नालंदा। और इसी के साथ लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।